सेठ साहब, बड़ा क्रिटिकल इशू है और इतना क्रिटिकल है कि इस पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पिटा जाना पड़ा। वहाँ एपेक्स कमेटी के इजलास की उन्होंने सदारत की और उसमें उन्होंने बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और इक़दामात पर गौर किया। असल में जब भी हम बलूचिस्तान की बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक ऐसा मौजू है जिस पे बार बार हम लकीर पीटते रहते हैं, सांप हर बार गुजर जाता है। ये जो गुजरा हफ्ता है ये बहुत क्रूशल रहा। आपने भी देखी होंगी ख़बरें और खून आलूद मनाजिर, और जैसे बलूचिस्तान अब की बार एक नई आजमाइश से गुजरा है। हमला आवरों ने एक तो ये कि 26 अगस्त के दिन का इंतखाब किया जब 18वीं बरसी थी मरहूम अकबर बुगटी साहब की। 26 अगस्त की शब को हम देख रहे हैं कि 6 मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीक़ों से अटैक किए गए। कहीं शनाख्त करके टारगेट किया गया और कहीं जो पुलिस चौकियां हैं, थाने हैं, उनको टारगेट किया गया। फिर मुख्तलिफ शाहराहों पे भी हमने देखा, कहीं रेलवे लाइन उड़ा दी गई, चाहे कहीं जला दी, गाड़ियाँ जला दी गई। एक मैसेज दिया गया खौफ का, दहशत का। मुख्तलिफ अंदाज़ है आपकी बार अटैक्स का, और जो उसमें शामिल हैं अफराद, कोई उन्हें कह रहा है कि ये लापता अफराद में हैं, उसमें यंग हैं बहुत ज़्यादा लोग जो शामिल हो रहे हैं इस तरह के अटैक्स में। तीन मुख्तलिफ ख़वातीन अभी तक खुदकुश अटैक्स कर चुकी हैं, वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट मामला है। अब जो इस पर रद्द-ए-अमल आया हुकूमती शख्सियात का, वो ये था कि किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा। ये तो उन्होंने एक कलेक्टिव मैसेज दिया वज़ीर आला बलोचिस्तान ने। फिर वज़ीर दाखिला हमारे मोहसिन नकवी साहब जो पहुँचे भी हुए हैं एपेक्स कमेटी के इजलास में, उन्होंने कहा है कि हमला करने वाले दहशतगर्द हैं, उन्हें नाराज़ बलोच नहीं कहा जा सकता, और ये कि बलोचिस्तान में जो होने वाले हमले हैं वो इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये एक SHO की मार है जो वहाँ पर लोग इस तरह की तबाही मचा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर रोशनी डाली और उन्होंने ये कहा कि इसमें भारत मुलव्वस है, और एक तज्जिया ये है कि CPEC को सबोताज करने की कोशिश है, जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहा जा रहा है। इंडिया, CPEC और फिर मिसिंग पर्सनस का मामला, हर कोई अपनी अपनी तशरीह की कर रहा है। लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि एक नए ऑपरेशन की बात की जा रही है कि भरपूर तरीके से कुचल दिया जाएगा, ख़ात्मा कर दिया जाएगा इस तरह के दहशतगर्द अनासिर का। मुझे आपसे ये जानना है कि सारी लीडरशिप अब कोयटा बैठी है, इस्लामाबाद में भी हालांकि ब्रीफिंग्स तो इस मामले पर मिलती ही हैं, सब आगाह करते हैं, अपडेटेड रहते हैं हर वक्त बलूचिस्तान के जिस तरह का मामला रहा। अब की बार ऐसा क्या किया जा सकता है या करेगी ये हुकूमत जिसे हम एक भरपूर रिस्पॉन्स, भरपूर रद्द-ए-अमल करार देंगे? रियासत क्या करेगी? आपने जो $100 मिलियन सवाल है वो पहले ही पूछ लिया। असल में ये बार बार हमारी क़यादत की तरफ से कहा जा रहा है ना कि हम भरपूर रिस्पॉन्स देंगे। इस तरह के बयान तो पहले भी आते रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब की बार मुख्तलिफ होगा कुछ? अगर तो वही पॉलिसी रही जो कि 70 साल से एक पॉलिसी चल रही है हमारे हुक्मरानों की, तो फिर तो ये जो मर्ज़ी कर लें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसी पॉलिसी के तहत ही आज यहाँ हम खड़े हैं। वो क्या पॉलिसी थी, क्या उसमें खामियां थी, क्या वो पॉलिसी अब तब्दील होने जा रही है या पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, रास्ते नए ढूंढे जाएंगे उसी पॉलिसी के तहत? अच्छा। ये सारे सवाल बहुत अहम हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो फिर अब थोड़ा सा तारीख़ का दौरा भी करना पड़ेगा समझने के लिए, बिकॉज़ हमारी जो नई जनरेशन्स हैं इनको नहीं पता कि तारीख़ क्या है और तारीख़ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और ये मामला जो है आज कहाँ आके किस किनारे खड़ा हुआ। तो इसलिए अगर आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल। मुख्तसर बात यह है कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त खान ऑफ कलात वॉज बलूचिस्तान की स्टेट थी उस वक़्त। खान ऑफ कलात ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांगी थी, और उस वक़्त पाकिस्तान के हुक्मरान तबका किसी किस्म की फेडरलिज्म का नहीं सोच रहा था, किसी किस्म की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने का नहीं सोच रहा था, वो 1 यूनिट का सोच रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक नई आईन नहीं बनाई थी जिसके अंदर फेडरलिज्म को किया जाता, जिसमें हर प्रोविंस का अपना हक बनता। तो इसलिए उस वक़्त थोड़ी बहुत खान ऑफ कलात ने ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि भाई हमें तो वादा किया गया था कि हम ऑटोनमस होंगे, मगर वो एक सरदार था, ट्राइबल लीडर था। उस वक्त बलूचिस्तान में कोई अर्बन मिडिल क्लास नहीं थी, कोई अर्बनाइजेशन नहीं थी, सिर्फ कबीले थे और कबाइल के सरदार थे, और वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था। पाकिस्तान की हुकूमत का उस वक़्त रिस्पॉन्स ये था कि तेरी ऐसी तैसी, तू होना कौन है, और कुछ उस वक़्त के सेबर जेट्स या कुछ थोड़ी सी बमबारी कर दी उन्होंने जाके वहाँ, और उनको कहा कि सीधे हो जाओ, नहीं फटे चुक जाएंगे थोड़े, बकवास बंद करो।
खैर वो कोलैप्स कर गया और छोटी मोटी रेजिस्टेंस थी वो ख़त्म हो गई। मामला वन यूनिटी चलता रहा वहाँ, किसी इफ़ेक्टिव फेडरलिज्म नहीं थी, इन प्रिंसिपल नहीं थी। फिर ये हुआ कि जब मार्शल लॉ लगा 1958 में, तो उन्होंने अयूब खान ने तो फॉर्मली वन यूनिट बना दिया ना जी। तो उस वक़्त फिर रेजिस्टेंस शुरू हुई। 60 की दिहाई में फिर एक दफ़ा मरी एरिया में सरदारों की वजह से, वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने फिर रेजिस्ट किया, बिकॉज वो चाहते थे कि हमें हिस्सा मिले रियासत के अंदर और हमें अपने हकूक़ मिले। मगर हमारी हुकूमतों का, हमारी हुक्मरान तबके का कोई मूड नहीं था, और उन्होंने तो और भी तंग कर दी जगह। तो 60 की दिहाई में भी उन्होंने फ़ौज भेज के, तो वो छोटी सी ट्राइबल अपराइजिंग थी, उसको कुचल दिया। कुछ एक अग्रीमेंट भी की कि अच्छा आप पहाड़ों से नीचे उतर आए, और क्योंकि वो सिर्फ पहाड़ों की था, मरी इलाका था, छोटा सा इलाका था, वहाँ कुछ लोग पहाड़ों पे चढ़ गए थे, ठाठा 303 की बंदूकों के साथ उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो उनको फिर बुलाया नीचे, वो आ गए, डील हुई, मगर रियासत पाकिस्तान की ने बिट्रे कर दी डील को, उनको एक्सिक्यूट कर दिया। वो भी एक हिस्टोरिकल मेमोरी में एक दाग है बलोच की, जो जिसे आप कहते हैं कॉन्शियसनेस में। मगर उस वक्त भी कोई लंबी मिडिल क्लास नहीं थी, कोई अर्बनाइजेशन नहीं थी, कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं। अयूब के ज़माने में डेवलपमेंट हुई, मिडिल क्लास बननी शुरू हुई। फिर अयूब फारग हुआ तो बांग्लादेश हो गया, वहाँ भी आपको पता है यही मसला था फेडरलिज्म का। वो कहते थे कि ये 2 यूनिट्स जो हैं, अगर 2 यूनिट ही करने हैं तो फिर हम जीत गए 1 यूनिट में, हमें पाकिस्तान का हुक्मरान बनाए। वो हमने यहाँ से बैठ के कहा नहीं हो सकता। तो फिर देखा आपने क्या हुआ, और एक सियासी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने मिलिट्री ऑपरेशंस किए, और उसमें फिर इंडिया की मदाखलत हुई। इंडिया की मदाखलत, ठीक, तो बांग्लादेश बन गया। इंडिया की मदाखलत ना होती तो आपकी 50,000 की वहाँ फ़ौज थी, वहाँ मुक्ति बहिनी छोटे छोटे लोग थे, ये था वो था, आपने उनको क्रश कर देना था। मगर वो एक बहुत बड़ा प्रिजन कैंप बन जाना था फिर। मगर क्योंकि इंडिया की हो गई इंटरवेंशन, तो वो आपसे हाथ से निकल गया, वो आज़ाद हो गए, और आप लोग प्रिजनर्स बन गए 90,000। फिर बड़ी मुश्किल से भुट्टो साहब ने उन सबको वापस लेके आए और एक डील की इंदिरा गांधी के साथ। 70 की दिहाई में क्या हुआ कि भुट्टो साहब ने आपको आइन दे दी, जिसके अंदर फेडरल कैरेक्टर आइन का था और हर प्रोविंस के हकूक थे। बलोच जो थे उनमें से सिर्फ एक बलोच था लीडर जो कि उसके ख़िलाफ़ था, बाकी सब ने कहा ठीक है मान जाते हैं। और पठान लोग जो थे वो भी मान गए, पहले वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, मगर उन्होंने कहा ये आइन बड़ी अच्छी आइन है जी, हमें हकूक मिलेंगे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी दे दी। हाँ। तो वो वली खान ने मना लिया बलोचों को, अताउल्लाह मेंगल को मना लिया। अच्छा। और गौस बख्श बज़ेंजो जो के बलोचिस्तान नैप के लीडर्स थे उनको मना लिया। एक सरदार एचएसएन कॉलेज का पढ़ा हुआ, पंजाब का पढ़ा हुआ, उसने कहा नहीं मैं नहीं मानता, हमें ये कम हकूक़ है, हमें ज़्यादा हकूक़ मिलने चाहिए। उनका नाम था खैर बख्श मरी, वो मरी कबीले के सरदार थे। और याद रहे कि 60 की दिहाई में भी मरी कबीला के लोग खड़े हुए थे जी। उस वक़्त खैर बख्श जो था वो स्कूल में ही था, मगर कबीले जो थी वो मरी कबाइल खड़े हुए थे। तो वो एक छोटी सी जगह थी मरी इलाका जहाँ रेजिस्टेंस थी। अच्छा। और वो भी सरदार की वजह से।